खबर सीतामढ़ी से, जहां मुजफ्फरपुर NH 77 पर भनसपट्टी के पास बस और ट्रक में सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं बस में सवार 18 लोग जख्मी हुए। घायलों को इलाज के लिए SKMCH मुजफ्फरपुर में भर्ती करवाया गया है। हादसे की शिकार बस उत्तराखंड की टूरिस्ट व्हीकल है, जो सीतामढ़ी होते हुए नेपाल गई थी और लौटने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी मिलते ही सीतामढ़ी DM ने एम्बुलेंस और प्रशासन की टीम को मौके पर भेजा। तो मुजफ्फरपुर NH 77 पर यह घटना सामने आई है, जहां बस और ट्रक में सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं 18 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना सुबह लगभग 7:30 बजे की घटना घटी है और जिसमें एक चालक की मौत हो गई है। सभी ये तीर्थ यात्रा के लिए उत्तराखंड से लोग आए थे और नेपाल से ये लोग लौट रहे थे, जनकपुर होते हुए, सीतामढ़ी होते हुए, जिसमें एक चालक की ट्रक और ये टूरिस्ट गाड़ी के टक्कर में एक चालक की मौत हुई है और एक ट्रक के भी चालक है जो कि उसमें फंसे हुए, जिसे राहत बचाव के लिए हम लोगों ने ये किरान को मंगा करके इसके लिए उचित व्यवस्था कर रहे हैं और एम्बुलेंस के सभी घायलों के इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस का व्यवस्था कर करके यहाँ पर हम आए। कितने बस ड्राइवर अभी तक से गलती हुआ है। जी जी जी। और ये सर बस बाहर की है ना? उत्तराखंड की बस। उत्तराखंड की सर, ये कहाँ से आ रही थी बस? सीतामढ़ी की तरफ से आ रही थी जी, और जा रही थी मुजफ्फरपुर की तरफ। लगभग सर कितने लोग घायल हैं, कितने लोग इंजर्ड हैं? लगभग जख्मी करीब 7 से 10 तक होगा। अभी छोटे छोटे होगा तो नहीं संज्ञान में है। जी जी। और बिहार में इन दिनों सियासी बयार तेजी से बह रही है। मुलाकातों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज लवली आनंद ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की। मदन मोहन झा के आवास पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। हालांकि लवली आनंद ने इसे सियासी मुलाकात कहने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस बगैर यूपी का महागठबंधन NDA को मात दे पाएगा, इसमें लोजपा सांसद चिराग पासवान को संदेह है। चिराग पासवान का कहना है कि NDA ने पिछले चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इस बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। चिराग पासवान से बात की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। उत्तर प्रदेश में मायावती और समाजवादी पार्टी एक साथ तो हो गए, लेकिन कांग्रेस को उससे अलग रखा गया है। इस पर बात करने के लिए चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग जी, ये कैसा महागठबंधन है कि शुरुआत में ही अलग अलग हो गए? देखिए, हम लोग शुरू से कहते तो आए हैं कि महागठबंधन अभी देखिएगा देश भर में जब इसका पूरा स्वरूप तैयार होगा तो पता चलेगा कि कौन सही में साथ में आ रहे हैं, कौन अलग हो रहे हैं। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी जो माना जा रहा है कांग्रेस को ही माना जा रहा है और चर्चा भी हो रही है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको प्रधानमंत्री का दावेदार प्रमुखता से महागठबंधन के तमाम दूसरे साथी मानेंगे, बट उत्तर प्रदेश में उन्हीं को ही अलग रखा गया है। तो ये किस तरीके का महागठबंधन, चुनाव आते आते तो इसका स्वरूप पूरा एक नया देखने को मिलेगा, बट बहरहाल जब कांग्रेस ही उसमें सम्मिलित नहीं है तो महागठबंधन तो है ही नहीं। वैसे भी फिर भी ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं तेजस्वी यादव, कहते हैं कि वहाँ बीजेपी के लिए वो दोनों ही काफी हैं और यहाँ क्या असर पड़ेगा बिहार पे, पूरे देश में इसका असर पड़ेगा कांग्रेस को दूर रख के? देखिए, कहीं ना कहीं गठबंधन इतना तो जरूर हम लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी का एक अपना जनाधार है, अखिलेश जी का, मुलायम जी की पार्टी का उनका एक अपना जनाधार है, सपा बसपा का दोनों का एक अपना जनाधार है। मजबूत गठबंधन जरूर है, बट हाँ, NDA को ये टक्कर दे पाएगा कि नहीं। NDA अपने में एक मजबूत जनाधार के साथ पिछली बार के जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें उनका प्रदर्शन रहा, लोकसभा में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी प्रदर्शन उतना ही अच्छा रहेगा। आपकी जो बहन है वो कह रही है कि हम धरने पर बैठेंगे। आपके पिताजी ने जो है वो कहा कि अंगूठा छाप वाले बयान जो है राबड़ी देवी के खिलाफ में बयान था। देखिए, वो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। परिवार की बातें मैंने हमेशा कहा है कि मैं सार्वजनिक तौर पर करने में मैं सहज नहीं महसूस करता हूँ। तो इसमें कोई राजनीति हो रही है इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? तो परिवार के विषय पर कोई जवाब नहीं देंगे चिराग पासवान, लेकिन राहुल गांधी के चेहरे का जलवा, जिस तरीके से कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी के चेहरे को लेकर ही वो चुनाव लड़ा जाएगा 2019 में, तो किस तरीके से जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अलग थलग करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है और विरोधी इस ताक में जरूर थे कि कहीं ना कहीं महागठबंधन कमजोर पड़े, तो कमजोरी शुरुआत में ही दिखने लगी है जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अलग है मायावती और समाजवादी पार्टी से। कैमरामैन बबलू के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। सवर्णों को 10% आरक्षण का रालोसपा ने समर्थन किया है। रालोसपा प्रवक्ता माधव आनंद ने कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही सवर्णों को आरक्षण के लिए मांग कर रही थी। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि हर पार्टी का अपना उसूल होता है और उनके पार्टी का अपना स्टैंड है और हमारी पार्टी सवर्ण आरक्षण का समर्थन करती है। जब हम लोग एनडीए में भी थे तभी हम लोग इस चीज का समर्थन करते थे कि आर्थिक आधार पर जो पिछड़े सवर्ण लोग हैं उनको भी आरक्षण के दायरे में लाना चाहिए। और ये बात आज से नहीं, हम लोग 4 साल पहले भी बोले थे और आज भी अगर बीजेपी अगर लाई है, अगर उनकी मनसा सही है, नियति सही है, पहले तो नियति पे ही मुझे खोट है कि हर वो चीज जो है वो चुनाव के वक्त में ही बीजेपी क्यों लाती है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। आप लोग भी सोच सकते हैं। और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के ट्रेंड शिक्षक नियोजन पर दिए गए बयान पर सूबे के शिक्षा मंत्री ने पलटवार किया है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसते हुए कहा कि शिक्षक नियुक्ति की उन्हें सारी प्रक्रिया मालूम है, बावजूद इसके वो ऐसा बयान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला होने की वजह से शिक्षक नियुक्ति में देरी हो रही है और उपेंद्र कुशवाहा सारी बातों को जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। आश्चर्य की बात है, उपेंद्र जी केंद्र के मंत्री रह चुके हैं और सारी बातें वो जानते हैं। हुआ ये कि जो हाई कोर्ट में एक फैसला आया समान काम समान वेतन, उसके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। उसी में नियुक्ति की प्रक्रिया और सेवा शर्त दोनों को स्थगित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी है पूरी, केवल फैसला आना बाकी है। वो जब फैसला आ जाएगा तो भारी संख्या में यहाँ नियुक्ति होगी टीचरों की। उधर पटना के विद्यापति भवन में युवा शक्ति दिवस का आयोजन किया गया। शत्रुघ्न सिन्हा फैंस क्लब की तरफ से आयोजित इस समारोह में पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा शामिल हुए। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस मौके पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। बिहारी बाबू ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, लोग कहते हैं कि इस बार बिहारी बाबू को टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी के शत्रु ने कहा कि वो टिकट लेंगे तब कोई देगा ना। क्या है ना, ये बार तो टिकट ना मिलता है ना, काट ले टिकट। अरे इस बार तो इनको टिकट नहीं मिलेगा, इस बार इनको मिलना नहीं चाहिए। कहाँ जाएंगे? उधर जाएंगे, उस पार्टी में जाएंगे, उस पार्टी में जाएंगे। इनका तो हो गया, भविष्य खत्म हो गया, अंधकार में हो गया। जैसे अभी आपको कह रहा था ना टिकट नहीं मिलेगा, अरे छोड़ो ये कोई देगा नहीं, ये कट जाएगा टिकट, फिर क्या होगा बिहारी बाबू का? अरे दद्दू, ये तो बहुत सुन लिया हमने कि टिकट नहीं मिलेगा। थोड़ा ये भी तो सुन लो कि मैं टिकट लूंगा या नहीं लूंगा, जरा ये भी तो देखो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र और नमो सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमनाथ बोस जमुई जिले के सिमुलतला पहुंचे। सिमुलतला स्थित आनंदपुर रामकृष्ण मठ में आयोजित स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन समारोह में सोमनाथ बोस शामिल हुए। इस दौरान सोमनाथ ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का भी अनावरण किया। सोमनाथ बोस ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले में सुभाष चंद्र बोस की यादों को लेकर संग्रहालय की शुरुआत करने वाले हैं। इसी महीने 23 तारीख को लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जानकारियों के साथ संग्रहालय का शुभारंभ होने वाला है। आज मोदी जी ने बहुत सारे फाइल ओपन किया, उससे पता चला कि 19 जो मेरे दादाजी ने बोला था 1956 में जिस रिपोर्ट को दबाया गया था वही सच है। मुखर्जी कमीशन अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने बनाए थे, वो कमीशन भी वही रिपोर्ट दिया था, उसको भी नकारा गया। तो आज फाइल खुलने के बाद ये तो पता चल गया कि उनका देहांत एयर क्रैश में नहीं हुआ। जितना मुझे जानकारी है 23 जनवरी 2019 में एक म्यूजियम खुल रहा है मोदी जी ने आज़ाद हिंद फौज के नाम पर लाल किला में। उधर सीतामढ़ी में 17 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार का आगमन होना है, जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है। सीतामढ़ी के डीएम रंजीत कुमार और एसपी सुजीत कुमार ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और कई आवश्यक निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के परमानंदपुर गांव आने वाले हैं, जहां वे न सिर्फ जनसभा को संबोधित करेंगे बल्कि कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। मंत्री जी 17 तारीख को यहाँ आ रहा है। परमानंदपुर पावर ग्रिड का 400 kV का यहाँ प्लांट लगना है, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं और एसपी साहब, हमारी सारी जिला प्रशासन के लोग इसमें लगे हुए हैं और तैयारी हमारी यह है कि 17 को पूरी तैयारी होगी। लगभग 25-30 हज़ार की पब्लिक की भीड़ यहाँ पे होगी, सर्व संबोधित भी करेंगे
और इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से भी कुछ प्रस्ताव गए हैं कि जानकी इंडोर स्टेडियम, ओपन जिम, ITI महिला, उसका उद्घाटन यहीं से हम लोग करा लेंगे। सरकार जहां घर घर में स्वच्छता अभियान चला रही है, वहीं स्कूलों में शौचालय नहीं होने से इस अभियान पर सवालिया निशान लग रहे हैं। पूर्वी चंपारण के आदापुर में उत्क्रमित स्कूल के बच्चे शौचालय के अभाव की वजह से परेशान हैं। शौचालय के अभाव में छात्र इधर उधर जाते हैं तो छात्राओं के लिए अलग ही मुसीबत है। बच्चों की समस्या पर स्कूल के प्रधानाध्यापक ने जल्द ही इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएम ने कार्रवाई की बात कही है। यहाँ पे शौचालय के लिए बहुत कठिनाई है, यहाँ पे शौचालय नहीं है, हम लोग शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है। बस ऐसे ही और कुछ कठिनाइयाँ हैं जिससे हम लोग बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं, शौचालय एक ही है, जिसके कारण बच्चे इधर उधर चले जाते हैं। अभियान की बात ही नहीं है, वो अभियान का कंपोनेंट रहा है और वो तो राज्य सरकार की शिक्षा विभाग का निर्देश है। तो अगर किसी स्कूल में इस तरह की स्थिति है तो वहाँ के हेडमास्टर्स पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अब लोगों के घर में अपने खुद के शौचालय हैं और अगर स्कूल में शौचालय नहीं है तो डेफिनेटली इस मामले में कार्रवाई। और सीधे पटना का रुख कर लेते हैं, जहां पर रामविलास पासवान की बेटी धरने पर बैठ गई हैं। दरअसल पिछले दिनों रामविलास पासवान ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था अंगूठा छाप भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसका अंदाजा ये लगाया गया कि राबड़ी देवी को वो राबड़ी देवी पर वो निशाना था और उसके बाद इसका विरोध उनकी बेटी ने किया है। चलिए अमित सिंह वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमित, खुद ही पिता के खिलाफ बेटी ने मोर्चा खोल दिया है और धरने पर बैठी है रामविलास पासवान की बेटी। बिल्कुल श्रेयांदा, देखिए तस्वीरें, इसमें खुद रामविलास पासवान की बेटी है आशा पासवान, वो हाथों में तख्ती लेकर रामविलास पासवान माफी मांगो, और ये तमाम उनके साथ महिलाएं। शायद ये बिल्कुल परेशान करने वाला दृश्य है रामविलास पासवान के लिए कि एक बयान किस तरीके से अब वो उनके लिए महंगा पड़ने लगा है। हम बात करते हैं आशा पासवान जी से। आशा जी, आखिर हाथों में तख्ती लेके अपने पिता के खिलाफ क्यों धरने पे बैठना पड़ा? बैठना पड़ा, उनको अपमान किए, नहीं बोलना चाहिए था उनको। अब सब अंगूठा छाप तो उन्होंने बयान गलत दिया इसलिए बैठे हैं। हाँ, उन्होंने गलत बयान दिया। क्या चाहती है आशा पासवान, क्या चाहती है अपने पिता से? अपना बात वापस ले लें, जो बोले हैं। राजद की महिलाओं से माफी मांगे। राजद की महिलाओं के बारे में जो आप शब्द उन्होंने बोला है, मैं चाहती हूँ कि वो राजद की महिलाओं से आकर माफी मांगे यहाँ पे। और जो वो लोग अपने गठबंधन को, जो हमारे राजद का जो यहाँ गठबंधन हुआ है, उससे ना वो लोग बौखला चुके हैं, एनडीए वाले। ये बौखलापन में आकर रामविलास पासवान जी ऐसे अभद्र राजद की महिलाओं पे टिप्पणी कर रहे हैं। राजद को आप कल भी बोली थी न्यूज़ 18 पे कि वो ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। क्या आप धरना प्रदर्शन में बैठी है, यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा जब तक रामविलास पासवान जी नहीं माफी मांगे। क्या आप चाहती है कि रामविलास पासवान तुरंत से तुरंत इस पूरे मसले पर माफी मांगे, तब उनको आप माफ करेंगी? जी बिल्कुल, बोलिए। हम लोग धरना देते रहेंगे, अगर हम लोग ये धरना को हमेशा कायम रखेंगे। देखिए श्रेयांदा, किस तरीके से अपने पिता के खिलाफ बहुत मुखर तौर पे बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप तस्वीरों की तरह दिखाना चाहिए। आशा पासवान जी जरूर धरने पर बैठी हैं अपने पिता के खिलाफ, लेकिन चिराग पासवान से जब आपने बात की थी अमित, तो उन्होंने कुछ भी इस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया था। बहुत शुक्रिया अमित इस बातचीत।